हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम and we are going to discuss three topics for today, and these topics correspond to GS paper 1, 2, 3. So we will discuss them all in detail. तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज जस्टिस फॉर ऑल। ये जस्टिस फॉर ऑल टॉपिक जो है वो हमने लिया है आसाम ट्रिब्यून से लिया है। जस्टिस फॉर ऑल में क्या कहना है, ये चाह रहे हैं लीगल एड की बात करना चाह रहे हैं। लीगल एड मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। The article discusses the ongoing efforts and challenges in providing free legal aid in India, particularly in light of the constitutional mandates, international standard, and the practical realities on the ground. The article mention करता है ongoing free legal aid के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है फ्री लीगल एड देने के लिए, जस्टिस फॉर ऑल मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो जस्टिस देने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो प्रियम्बल खुद ही जस्टिस का बात करता है, जब प्रियम्बल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों तरह की जस्टिस का बात करता है। प्रियम्बल को अपहोल्ड करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 38A1 है, 39A है, जो कि 39A को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 14 है, इंश्योर्स दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड हैव एक्सेस टू अ जुडिशियल सिस्टम दैट मेंटेन्स जस्टिस बेस्ड ऑन फेयरनेस। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने हर कोई क्या है? इक्वल है। तो ये सारे आर्टिकल 38(1) और 39A के बारे में हम लोग समझेंगे। 38(1) क्या कहता है? ये वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर इंक्लूडिंग जस्टिस। तो वेलफेयर करना भी जस्टिस ही है। अगर हम वेलफेयर कर रहे हैं लोगों को, तो हम लोगों को कौन सा जस्टिस दे रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं। अगर जो पावर्टी रिडन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको घर मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको फ्री का एजुकेशन मिल रहा है, उनको फ्री का हेल्थ केयर मिल रहा है, तो क्या हम जस्टिस कर रहे हैं? हाँ, ये कौन सा जस्टिस है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। बट मेन जस्टिस की बात यहाँ पे हो रही है, और वो क्या है? आर्टिकल 39A करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से ऐड करा गया था। ये फ्री लीगल एड की बात करता है। एड मतलब हेल्प, लीगल हेल्प मतलब फ्री एडवोकेट देने की बात करता है। फ्री में एडवोकेट अवेलेबल हो गरीब लोगों को, वनरेबल लोगों को, क्योंकि हर कोई जो भी केस में फंसता है, लिटिगेशंस में फंसता है, वो अपने आप से एक अच्छा लॉयर हायर नहीं कर पाता, और इनफैक्ट लॉयर ही हायर नहीं कर पाता। जो अपनी करंट प्रेसिडेंट हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, वो कहती हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भगवान भगवान है ही। उनके लिए डॉक्टर भी भगवान है, बट उनके लिए जो लॉयर लोग होते हैं, लॉयर कम्युनिटी होती है, वो भी गॉड की तरह होती है। उनको बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम से सेफ गार्ड करने का काम करती है। तो वैसे ही द स्टेट शैड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। स्टेट खुद ही प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड, उन लोगों को प्रोवाइड करेगा जो लोग जस्टिस को खुद से सिक्योर नहीं कर पाए। अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, सो दैट कि सब लोगों को इक्वल एक्सेस टू जस्टिस हो पाए। imposes a duty on the state to remove obstacle that might prevent citizen from obtaining justice due to economic or other factor। तो मेजर फैक्टर इकोनॉमिक होता है, बट सोशल फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से लोग जस्टिस को या लॉयर को नहीं हायर कर पाते हैं। इंटरनेशनल प्रोविजन क्या कहते हैं लीगल एड पे? इंटरनेशनल प्रोविजंस भी हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूडीएचआर, ये काफी फेमस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स को लेके है। और ह्यूमन राइट्स में ये बात कही जाती है, ये आर्टिकल हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली मेंस में यूज कर सकते हो। डायरेक्टली जब हम लोग जस्टिस की बात करें, जस्टिस फॉर एवरीवन की बात करें, एनीवन चार्ज्ड विद अ पीनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। जो कोई भी किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, चार्ज एलेज किया गया है, वो इनोसेंट की तरह प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता है ट्रायल के बाद। वेर दे हैव ऑल द गारंटीज नेसेसरी फॉर देयर डिफेंस, उनको डिफेंस करने का भी राइट दिया जाएगा, और डिफेंस करने के राइट से पहले वो इनोसेंट रहेंगे जब तक उन पे चार्जेस प्रूफ नहीं हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल जो है डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बाद में
इसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सटेंड किया गया और नया फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आया 1966 में। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ये बात क्या करता है, इसके आर्टिकल में ये बात करी जा रही है, एनीवन चार्ज्ड विद द क्रिमिनल ऑफेंस शैल हैव द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी कोई प्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप इनोसेंट हो। फिर इसी का आर्टिकल 14 क्लॉज 3 क्या बोलता है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट अ पर्सन एवरीवन शैल बी इंटाइटल्ड टू सम मिनिमम गारंटी। सब किसी को कुछ मिनिमम गारंटीज मिलेगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि टाइम टू डिफेंड देमसेल्फ, जैसे कि लीगल असिस्टेंस, लीगल हेल्प मतलब लॉयर्स मिलेंगे। उसके अलावा इंडिया में जो भी लीगल प्रोविजंस है वो फ्री लीगल एड के बारे में क्या करते हैं, सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 304 बोलता है, if an accused in a trial before the court of session is not represented by a lawyer and the court feels the accused cannot afford one, the court shall assign a pleader for the defense at the expense of the state। कि अगर कोई अक्यूज है और वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता तो प्लीडर उसकी जगह पे उसके डिफेंस के लिए कौन, किसके खर्चे पे आएगा, स्टेट के खर्चे पे आएगा। सीपीसी सीआरपीसी जिसको हम बोलते हैं वो 1908 क्या बोलता है, ऑर्डर 33 अलाउ इंडाइजेंट पर्सन टू फाइल सूट्स विदाउट पेइंग कोर्ट फी। जिन जो गरीब लोग हैं वो बिना कोर्ट फी पे करे ही सूट्स को फाइल कर सकते हैं। फिर बाद में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया 1987 में। इट प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, इसने एक लॉ वाला फ्रेमवर्क बनाया और एस्टैब्लिश किए नालसा को। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया। ये किस एक्ट से आया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। इसके सर्विस क्या होंगे, इंक्लूडिंग लीगल एडवाइस, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना एंड अदर फॉर्म ऑफ लीगल असिस्टेंस। क्या क्या कवर करेगा, इनकम पासेस, क्रिमिनल केस, सिविल केस, फैमिली मैटर, सब किसी के लिए ये बना। और इसको इससे फायदा लेने वाले कौन लोग बनेंगे, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइज्ड है, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सब का बेनिफिशियरी बनेंगे। अब बात करते हैं कि लीगल एड में क्या क्या चैलेंजेस है। लीगल एड तो गवर्नमेंट देना चाहती है, स्टेट देना चाहती है, बट उसमें चैलेंजेस आ रहा है। एक चैलेंज तो सबसे बड़ा जो आता है वो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ मासेस को पता ही नहीं है गवर्नमेंट फ्री लीगल एड दे रही है। अब अवेयरनेस नहीं होने में क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वीक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। वीक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम मतलब जो अवेयरनेस, जो लीगल एड का सिस्टम है वही सिस्टम क्या है, वीक है, कि लोगों तक बात पहुंचती ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग एक्यूज्ड इंडिविजुअल अबाउट द एंटाइटलमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। परसेप्शन ऑफ फ्री लीगल सर्विस एज बीइंग ऑफ पुअर क्वालिटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि लीगल सर्विस चूंकि फ्री है तो क्वालिटी क्या होगा, पुअर होगा। इश्यूज इन फ्री लीगल एड, इश्यूज क्या है, एडवोकेट का शॉर्टेज, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, मूवमेंट क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेशन में डेफिशिएंसी का होना, किसके कोऑर्डिनेशन में, जो भी स्टेक होल्डर है उनके कोऑर्डिनेशन में। प्रो बोनो पार्टिसिपेशन, प्रो बोनो का मतलब क्या है कि अपने से, फॉर द पब्लिक गुड। प्रो बोनो का मतलब क्या होता है, फॉर द पब्लिक गुड। खुद से बहुत सारे जो बड़े लॉयर हैं खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि चलो मैं हेल्प करूंगा, किसकी हेल्प करूंगा, गरीबों की हेल्प करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मूवी देखा होगा, मे भी आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, है ना, और उस मूवी में बात करी गई है जस्टिस की, जय भीम करके मूवी का नाम है। और जय भीम में जस्टिस, जो बाद में जस्टिस बन के रिटायर हुए, उस टाइम पे एडवोकेट थे, एडवोकेट चंद्रू। वो क्या करते हैं, वो फ्री में गरीबों की हेल्प करते हैं, तो उनको क्या बोला जा सकता है, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को प्रो बोनो पार्टिसिपेंट्स बोला जा सकता है। Illiteracy. Illiteracy is a significant barrier to legal help, leading to exploitation and deprivation of the poor from the rights of advantage. अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू इनहेंस द फ्री लीगल एड, पब्लिक एजुकेशन करो, अवेयरनेस करो, एजुकेट द पब्लिक, पब्लिक एजुकेट करो, engage लॉ स्कूल एंड क्लिनिक्स, कनेक्ट लॉ स्कूल एंड लीगल एड क्लिनिक्स, वैसे क्लिनिक जो लीगल एड देते हैं उनको, है ना, विथ लोकल कोर्ट, इनेबलिंग दोज इन नीड टू कॉन्टैक्ट नॉन जुडिशियल प्रोफेशनल, नॉन जुडिशियल प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट कराया जा सकता है। कैंपेन्स रन कराने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, जैसे हमने कैंपेन रन किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान,
वैसे ही लोकल रूरल एरियाज में लोकल लैंग्वेजेस में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एनजीओज को इन्वॉल्व करो। एनजीओज और सिविल सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है। जहां तक खुद गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती उसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एनजीओ और सिविल सोसाइटी। प्रमोट प्रो बोनो कल्चर को और प्रमोट करने की जरूरत है। लॉ स्टूडेंट्स, जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट कराने की जरूरत है। लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, खासकर जब वो प्रो बोनो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव बनाओ। फीडबैक को ट्रैक करो। implement efficient procedure for tracking, analyzing and providing feedback. Legal aid defense council system enhance the infrastructure and real time monitoring of legal aid. इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करो, मॉनिटर करो रियल टाइम लीगल एड को बाय कोर्ट ऑफिशियल्स टू इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी, जिससे कि सर्विस एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो। ऑनलाइन लीगल एड पोर्टल बनाए जाने चाहिए। यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ऑनलाइन लीगल एड पोर्टल एंड वर्चुअल लीगल एड क्लिनिक्स। ई फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग होना शुरू हो जाए। इम्प्लीमेंट ई फाइलिंग सिस्टम। स्पेशलाइज्ड लीगल एड सर्विस। स्पेशलाइज लीगल एड सर्विस क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया जैसे फैमिली लॉ, आजकल डिवोर्सेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल लॉ पे, लेबर लॉ, गरीब लोग सबसे ज्यादा कहाँ परेशान होंगे? लेबर लॉ। कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे लीगल एड सर्विस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर मैकेनिज्म को प्रमोट करो। इनकरेज द यूज ऑफ एडीआर, मतलब जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, ये सारी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ लीगल एड इंडिया में क्या होगा। तो एफर्ट कोलैबोरेटिव लेना पड़ेगा, स्टेट को भी, लॉयर्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी, है ना, सबको एक साथ, सोसाइटी को भी एक साथ इकट्ठा आना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट तो जाके जस्टिस का स्टैंडर्ड जो है इंडिया में वो इनहेंस होगा। और किसी भी कंट्री में कोई भी सोशल सिस्टम का जो प्राइमरी बेस होता है वो क्या होता है? जस्टिस होता है। गोल ऑफ लीगल एड, द अल्टीमेट गोल इज टू इंश्योर जस्टिस is accessible to all citizens, particularly those who are economically disadvantaged or face barrier in accessing the legal system। ये अपना गोल ऑफ लीगल एड। कमिटमेंट टू जस्टिस, जस्टिस के लिए कमिटमेंट होना पड़ेगा, हमें कमिट होना पड़ेगा कि हर केस में हमें जस्टिस देना ही देना है। लीगल एड इज द क्रूशियल टूल फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिंग सिटीजन राइट, promoting social justice. It demonstrates the nation commitment to removing barrier to justice and reinforces the principle that justice should not be denied due to economic constraint। अगर कोई गरीब है तो उसको जस्टिस नहीं मिले तो फिर ये गलत बात है। इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन, जैसे जैसे समय आता जाता है इवॉल्व करना जरूरी है। फ्री लीगल एड का कल्चर को और ज्यादा इवॉल्व करने का जरूरत है। मोर इक्विटेबल और मोर जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने का जरूरत है। आई होप ये समझ में आया होगा। और ऐसे टॉपिक्स में जो भी रेलेवेंट डेटाज हैं, एग्जांपल्स हैं, फैक्ट है, फिगर है, एनालिसिस है, एसेज में भी आप खुल के यूज कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं रीन ऑफ फायर। फायर किसकी बात की जा रही है? कहीं आग लगा है? आग तो लगे हुए हैं, फॉरेस्ट फायर इंडिया में बहुत सारे लगे हुए हैं, बट ये आर्टिकल उसकी बात नहीं करता। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इट डजंट टॉक अबाउट दिस। ये किसकी बात करता है? ये फायर मतलब दिल्ली की बात करता है। दिल्ली में अभी आपको पता चला होगा कि टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया। तो दिल्ली में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के लिए? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज को हम ब्लेम करेंगे? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही इकलौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम बोले कि हाँ हाँ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है? तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो बात यही है, मंगेशपुर जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन, वहां पे 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो बोल रहा है कि कुछ तो फॉल्ट रहा होगा थर्मिस्टर में। थर्मिस्टर जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर उसने रिकॉर्ड कर लिया, मे बी थर्मिस्टर फॉल्टी था। बट फिर भी गर्मी तो है। 52.9 तो नहीं तो 50 तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। दिल्ली में 49 तो बहुत जगह रिकॉर्ड हुआ। स्कोर्चिंग कंडीशन, द नॉर्थ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली हैज बीन एक्सपीरियंसिंग इंटेंस हीट। बहुत ज्यादा हीट फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने काम किया है वाटर कंजर्व करने के लिए कि जो भी वाटर को वेस्ट करते पाया जाएगा उस पर 2000 फाइन लगा दिया जाएगा। और 200 लोगों की एक टीम बनाई है, 200 लोगों की, जो वाटर वेस्टेज को मैनेज करेगा। क्योंकि हीट अगर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा लोगों को जो जरूरी चीज होगी वो चीज क्या होगी? वाटर। और दिल्ली में वाटर को लेके भी प्रॉब्लम रहती है। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट एक्सपीरियंस। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हीट के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं
या दिखा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बात कर लेंगे। आप सबको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा अगर इफेक्टिव टेम्परेचर हुआ बॉडी का तो हम नॉर्मली आप स्वेटिंग फील करने लग जाओगे, और 43.3 से ज्यादा तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, फेंट भी हो सकते हो, ऐसी कंडीशन आ सकती है। और लेस देन 26.5 में आपको क्या होगा, कूलिंग वूलिंग होने लगेगा बॉडी से, है ना। तो ये सारी चीजें बॉडी एक्सपीरियंस करती है टेम्परेचर के कंडीशन में। अब बात करते हैं कि हीट क्यों ज्यादा ऐसा दिख रहा है दिल्ली में, तो अर्बन फैक्टर। अर्बन फैक्टर मतलब कंक्रीटाइजेशन, सब जगह कंक्रीट बन गया है। कंक्रीट से क्या होता है, हीट वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंक्रीट के जो मटेरियल होते हैं। और ओपन स्पेसेस हमारे पास कम है, पब्लिक वेंटिलेशन नहीं है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है ना। तो ये सारे फैक्टर सीधे सीधे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉडी का रिस्पॉन्स भी हर किसी का अलग अलग है, हर पर्सन का अलग अलग है। क्लाइमेट चेंज चलो एक फैक्टर है, बट क्लाइमेट चेंज ही एक इकलौता फैक्टर नहीं होता जिससे मंगेशपुर का जो टेम्परेचर इतना ज्यादा आ गया। भले ही क्लाइमेट चेंज को हम डायरेक्टली यहाँ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली मॉनिटरिंग टीम एम्पावरमेंट। न्यू दिल्ली का जो मॉनिटरिंग टीम है, जो मॉनिटरिंग टीम बनाया 200 लोगों का, जो वाटर को मैनेज करे, वाटर को मॉनिटर करे। उसको क्या क्या मॉनिटर करना है, उसको कैसे कैसे एम्पावर करना है। इलीगल सप्लाई लाइंस, मॉनिटरिंग टीम आर नाउ ऑथराइज्ड टू सीवर इलीगल वाटर सप्लाई लाइन विच पोजेस रिस्क फॉर रेसिडेंट्स इन इनफॉर्मल सेटलमेंट। अगर इलीगल सप्लाई है तो उसको हटा देने का जो ऑथराइजेशन है वो मॉनिटरिंग टीम को है। इक्विटी कंसर्न, to ensure fairness, the city must first guarantee that all residents have sufficient access to legal water। अगर illegally water नहीं मिल रहा है उनको, तो legally सबको water दिलाना सबसे पहले जरूरी है। Insufficient monitoring team, दिल्ली इतना बड़ा है और उसके लिए सिर्फ 200 मेंबर्स का टीम जो है वो खुद में inadequate है। स्क्रूटनी लिमिटेड हो पाएगी अगर टीम छोटा है तो। वाटर जो यूजेज हैं उसके मेथड, जैसे घर में जाके लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, ये तो एग्जैक्टली मॉनिटरिंग टीम को भी पता नहीं चल पाएगा, तो ये भी थोड़ा इनफेक्टिव है। दिल्ली में पीक पावर डिमांड भी काफी ज्यादा है और वाटर का कंजम्पशन भी काफी ज्यादा है। पावर डिमांड जो मई 29 को गया वो कितना गया, 8.3 गीगावाट। रिमेम्बर, गीगावाट को भी एक्सीड कर गया। और जैसे जैसे पावर डिमांड बढ़ता है, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ता है। बात करते हैं गैप्स इन न्यू दिल्ली हीट एक्शन प्लान। न्यू दिल्ली के हीट एक्शन प्लान में क्या गैप्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर, लॉन्ग टर्म मेजर। The city's response does not adequately address externalities such as water availability from neighboring Haryana and illegal supply collection। सिटी का जो रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करता एक्सटर्नलिटीज को, जैसे वाटर का अवेलेबिलिटी हरियाणा से और इलीगल सप्लाई कलेक्शन को। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, लॉन्ग टर्म मेजर है हीट एक्शन प्लान शुड इंक्लूड पैसिव लॉन्ग टर्म मेजर टू इंश्योर कंटिन्यूड फंक्शनलिटी रिगार्डलेस ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर होने के बावजूद लॉन्ग टर्म मेजर होना चाहिए जिससे कि हीट वेव जो है या हीट की बढ़ती हुई प्रॉब्लम जो है उससे निपटा जा सके। जिसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ओपन स्पेसेस को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कम करना, पार्क्स वगैरह को बढ़ावा देना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कूलिंग को यूज करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ पेवमेंट जो होता है, जैसे रोड्स हैं, रोड के दोनों साइड में हम फुटपाथ बनाते हैं, फुटपाथ में पर्कुलेशन होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर जो भी बारिश का वाटर है उनके थ्रू नीचे जाए और उसको कलेक्ट किया जा सके। बहुत सारा हीट एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। वाटर मैनेजमेंट करो इमरजेंसी रिजर्वायर्स में, है ना। इम्प्लीमेंट टेम्पर रेजिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंडक्ट सरप्राइज वाटर वेस्टेज चेक्स ईयर अराउंड। कूलिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कूलिंग थ्रू ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एयर कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं, बसेस में, मेट्रोज में होता ही है। क्योंकि बार बार ऑफिसेज को, स्कूल्स को शट डाउन कितना करेंगे, है ना। तो स्कूल और ऑफिसेज को शट डाउन करने से अच्छा है स्कूल ऑफिसेज में भी अगर कूलिंग सिस्टम हो और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी हो तो लोग जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा कि किस वजह से हीट बढ़ रहा है और उनको कैसे मैनेज करना है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थर्ड टॉपिक बात करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जब तक इलेक्शन चलता रहता है ये बार बार न्यूज में आते रहता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बार बार यूपीएससी एपीएससी इसको पूछती भी रहती है, यूपीएससी ने इसको मेंस में भी कई बार पूछा है। तो इसको हम समझते हैं, हमने पहले भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर चीजों को समझा है, वापस समझते हैं थोड़ा और
डिटेल में और डेप्थ में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अंडर स्क्रूटनी फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ एमसीसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोग थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही है। क्रिटिक्स आर क्वेश्चनिंग द एफिकेसी ऑफ एमसीसी एंड पुशिंग फॉर लीगल अमेंडमेंट टू इनहेंस इट्स इन्फॉर्मेंस। लीगल अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि इसको इन्फोर्स कराया जाए, लीडिंग टू डिस्कशन ऑन इलेक्टोरल नॉर्म एंड ईसीआईज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इससे क्वेश्चन उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग समझ लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम में लगने वाला एक कोड है जो अप्लाई किस पे होता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई हो रहा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा ये किस पे अप्लाई हो रहा होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उन पे अप्लाई हो रहा होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या स्टैट्यूटरी है? स्टैट्यूटरी भी नहीं है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे ही एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, कंसेंसस बना है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि चलो इलेक्शन के टाइम में हम लोग क्या क्या कंडक्ट रखेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या इन्फोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना, ना तो पार्लियामेंट ने बनाया ना तो स्टेट लेजिस्लेचर ने, और यहाँ तो पार्लियामेंट ही बना सकती है जब हम बात करते हैं। तो फिर ये डायरेक्टली यहाँ से इन्फोर्सिएबल तो नहीं दिख रहा। बट आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को बहुत वाइड पावर देता है, वाइड पावर देता है इलेक्शन के सुपरिटेंडेंस का, सुपरविजन का, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत जबरदस्त रोल है। और यहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को वो पावर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए वो मेजर्स ले सकता है। ऑपरेशनल फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल अंटिल रिजल्ट डिक्लेरेशन, इट रेस्ट्रिक्ट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग फाइनेंशियल ग्रांट। फाइनेंशियल ग्रांट से रोकता है गवर्नमेंट को कि नया प्रोमिसेस नहीं करें, एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं करें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है जो पार्टी पावर में है और साथ साथ जो पार्टी पावर में नहीं है। एमसीसी कैसे इन्फोर्सिबल है? क्या ये इन्फोर्सिबल है? तो एक चीज तो हमने पढ़ा है, ये इलेक्शन कमीशन को के पास पावर है, वहां से ये इन्फोर्सिबल वो इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, है ना, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए, इन सब में जो प्रोविजंस है उसके थ्रू ये इन्फोर्सिबल हो पाता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और 100% नहीं, बहुत सारे प्रोविजन इसके इन्फोर्सिबल हो पाते हैं। बात करते हैं कि एमसीसी इवॉल्व कैसे हुआ। तो इवॉल्व हुआ केरला से। केरला में 1960 के आसपास में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पहली बार अडॉप्ट किया गया, है ना, जिससे कि इलेक्शनरिंग में यूज किया गया। 1974 में ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्मलाइज किया एमसीसी को एंड एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज बनाए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देख सकें, समझ सकें, उसको इम्प्लीमेंटेशन को देख पाए। इनिशियली गाइडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, इट वाज रिवाइज्ड इन 1979। 1979 में कुछ और चीजें इंक्लूड की गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। फॉर एग्जांपल, रूलिंग पार्टी पावर्स को मिसयूज नहीं किए, वो करा गया। फिर बाद में इसको और रिवाइज किया गया, 7 पार्ट्स में किया गया। 2014 में फिर रिवाइज किया गया। मतलब टाइम टू टाइम फ्रॉम 1960 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिवाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्टोरल सिनारियोज इन इंडिया। जो भी चीजें समझ में आता गया उस हिसाब से रिवाइज किया गया। करंट न्यूज क्या है? Introduction to MCC enforcement challenges. Evaluating MCC enforcement criticism. Election Commission of India faces scrutiny for its perceived inability to effectively enforce the model code of conduct during the current Lok Sabha. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शन चल रहा है उसमें वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। और अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे क्वेश्चन उठाने लोग लग रहे हैं। तो अब बात ये आ रही है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे लॉ बना दिया जाए, क्या उस पे एक स्टैट्यूटरी लॉ बना दिया जाए, क्या उस पे पार्लियामेंट एक लॉ बना दे। तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। अब बात ये आ रहा है कि अगर लॉ बना देंगे तो लीगल तीख तो उसको मिल जाएगा, एमसीसी और ज्यादा इम्पावर्ड हो जाएगा। तो क्या ये इम्पावर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस पे लोग का कहना ये है, ये इस पे डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन का पावर कम होता है ना। इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी
ऑलरेडी इनडायरेक्टली पावर्स हैं जिससे कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके अलावा क्या है, अगर अगर इस पे लॉ बन गया, अगर इस पे स्टैट्यूटरी लॉ बन गया, तो स्टैट्यूटरी लॉ बन जाने से इसके जो भी मैटर्स होंगे वो डायरेक्टली कोर्ट में जाया करेंगे। कोर्ट इसको इन्फोर्स करेगा, जिसकी वजह से डिलेज होगा। कोर्ट में ऑलरेडी मोर देन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इतना पेंडेंसी होते हुए कैसे हम जल्दी जस्टिस की उम्मीद रखेंगे। डिलेज काफी ज्यादा होने लगेगा और जुडिशरी पे बर्डन भी बढ़ेगा। द ईसीआई's अथॉरिटी हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट। इलेक्शन कमीशन का जो अथॉरिटी है एब्सोल्यूट नहीं है, और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ अलाइन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एमसीसी के इन्फोर्समेंट में जो चैलेंज है, जो लिमिटेशन है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। While the MCC aims to foster equitable campaigning, its lack of legal authority limits swift action. एमसीसी में इलेक्शन कमीशन में बहुत तेज स्विफ्ट एक्शन कई बार नहीं ले पाता है, वायलेटर्स के अगेंस्ट नहीं ले पाता है, कुछ पेनल्टीज लगती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस लीडर ने वायलेट किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस पर टेम्पोररी बैन लग गया। ऑफर लिमिटेड डिटरेंस हो गया। लीगल कंस्ट्रेंट एंड पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस, लीगल कंस्ट्रेंट हो गया, पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस ऑफन इम्पीड द ईसीआई's एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली एड्रेस इन्फ्रैक्शन। अब बात करते हैं इनहेंसिंग एमसीसी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, कैसे इसको बढ़ाया जाएगा। सजेशंस इंक्लूड एम्पावरिंग द इलेक्शन कमीशन टू इम्पोज मॉनेटरी फाइन। इलेक्शन कमीशन मॉनेटरी फाइन लगा सके और टेम्पोररी डिस्क्वालीफाई कर सके, जो नहीं करती है इलेक्शन कमीशन। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लीगल रिपरकशन कुछ डिसवेड पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्रॉम फ्लाउटिंग एमसीसी गाइडलाइन। While the election symbol order grants some authority to the ECI, इट्स एप्लीकेशन रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोपोजल हैं कि किया जा सकता है। अब बात करते हैं एग्जामिन्स ईसीआई रेगुलेटरी एफिशिएंसी। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो भी रेगुलेटरी एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, वो एफिशिएंट है कि नहीं है। Ongoing debates surround Election Commissions of India effectiveness in maintaining a level playing field, particularly in addressing infection by prominent political figures. बड़े बड़े political personalities के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से एमसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई है, तो ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेचर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल स्टेचर, चाहे वो पीएम हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, एमसीसी सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कंसर्न अराइज रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लेकर कंसर्न अराइज हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो हेट स्पीचेस हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा फैलाए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जोड़ के देखा जा रहा है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अब ये टाइम आ गया है कि कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड करी जा सके जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, उसके हेट स्पीचेस को क्या कर सके, काउंटर कर सके। रिविजिटिंग एमसीसी प्रोविजन एंड इम्प्लीमेंटिंग सोशल मीडिया रेगुलेशन आर क्रिटिकल स्टेप इन टैकलिंग इलेक्टोरल चैलेंजेस। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म द ईसीआई ऑपरेट्स विद लीगल बाउंड्री। क्रिटिसिज्म तो होता ही है, बट ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लीगल बाउंड्रीज हैं, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग पावर टू इन्फोर्स इलेक्टोरल नॉर्म्स। कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग स्टेक होल्डर आर एसेंशियल टू नेविगेट कंटेम्पररी campaigning complexities and uphold the integrity of elections। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।